कहानी है इजराइल की स्थापना की। एक ऐसी घटना जिसे दो अलग अलग समुदाय दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखते हैं, महसूस करते हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 14 मई 1948। ये तारीख इतिहास में दो बिल्कुल अलग, एकदम उलट भावनाओं के लिए जानी जाती है। एक तरफ एक समुदाय के लिए ये सदियों के संघर्ष के बाद मिली आज़ादी का दिन था, एक जश्न का मौका था। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लिए ये नकबा यानी महाविनाश की शुरुआत थी। एक ऐसी तबाही जिसमें लाखों लोगों को अपना घर-बार, अपनी जमीन सब कुछ छोड़ना पड़ा। सोचिए, एक ही दिन, एक ही घटना, लेकिन दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ें कहां हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 19वीं सदी के यूरोप में, वहीं पर एक यहूदी राज्य का आइडिया पहली बार सामने आया था। इस आइडिया के सेंटर में था ज़ायनिज़्म। ज़ायनिज़्म क्या था? ये असल में एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। ये शुरू हुआ यूरोप में यहूदियों पर हो रहे जुल्म के जवाब में। वहाँ उन पर लगातार हमले हो रहे थे, जिन्हें पोग्रोम्स कहा जाता था, मतलब एक तरह से संगठित नरसंहार। खासकर रूस में ये बहुत हो रहा था। तो ज़ायनिज़्म का मकसद सीधा था, फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक सुरक्षित अपना घर, एक अपनी मातृभूमि बनाना। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा, बहुत तेजी से एक संगठित आंदोलन बन गया। लियोन पिंक्स्कर जैसे लोगों ने लिखना शुरू किया। फिर थियोडोर हर्ट्ज़ल ने एक पूरी किताब लिख दी, द जूइश स्टेट, जिसमें पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था। और फिर तो बाकायदा वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। मतलब ये आंदोलन अब जमीन पर उतर रहा था। और इसी दौरान हुई प्रथम अलिया। अलिया का मतलब होता है ऊपर उठना, और ये उन लहरों को कहा जाता है जिसमें यहूदी यूरोप से फिलिस्तीन जा रहे थे। तो इस पहली लहर में ही हजारों यहूदी वहां जाकर बस गए। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, प्रथम विश्व युद्ध के साथ। वर्ल्ड वॉर 1 ने ज़ायनिस्ट आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा मौका तैयार कर दिया। और वो मौका था 1917 की बाल्फोर घोषणा। ये एक गेम चेंजर था। सोचिए, ब्रिटेन जैसी उस वक्त की सुपर पावर ने ऑफिशियली फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का समर्थन कर दिया। इससे इस आंदोलन को वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। यहीं से आने वाले झगड़े की नींव पड़ गई। ब्रिटेन ने, आप समझिए, एक ही जमीन के लिए दो अलग अलग लोगों से बिल्कुल उल्टे वादे कर दिए। एक तरफ यहूदी नेताओं से कहा कि हम आपके लिए घर बनाने में मदद करेंगे, और दूसरी तरफ अरब नेताओं को, जो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें आज़ादी का वादा कर दिया। और जाहिर है अरब नेता उस आज़ादी में फिलिस्तीन की जमीन को भी शामिल मान रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और फिलिस्तीन का कंट्रोल आ गया ब्रिटेन के हाथ में। इसे ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। और बस इसी दौर में यहूदी और अरब समुदायों के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ने लगा। टकराव सीधा सीधा सामने आने लगा। ब्रिटिश राज में हुआ ये कि यहूदी आप्रवासन, मतलब यहूदियों का यूरोप से फिलिस्तीन आना, बहुत तेजी से बढ़ गया। खासतौर पर 1930 के दशक में, जब जर्मनी में नाजियों का जुल्म बढ़ रहा था। उस दौरान करीब करीब 2.5 लाख यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। अब आप सोचिए, इतने कम समय में इतने सारे लोगों के आने से वहां की डेमोग्राफी, मतलब जनसंख्या का पूरा ताना बाना ही बदल गया। और इससे तनाव का बढ़ना तो लाजमी था। तो हो क्या रहा था? एक तरफ लोग बाहर से आ रहे थे और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट संस्थाएं बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रही थीं। इससे वहां की जो लोकल अरब आबादी थी, उन्हें डर लगने लगा। डर अपनी जमीन खोने का, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति खोने का। और इसी डर का नतीजा हिंसा के रूप में सामने आया। दोनों समुदायों के बीच टकराव बढ़ने लगा। 1920 में दंगे हुए, फिर 1921 में, और फिर 1936 से 39 तक तो एक बहुत बड़ा अरब विद्रोह हुआ। मतलब हिंसा रुकी नहीं रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। अब ब्रिटेन पर प्रेशर बढ़ा। इस बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने 1939 में एक वाइट पेपर निकाला। इसमें उन्होंने यहूदी इमिग्रेशन पर रोक लगा दी, एक लिमिट तय कर दी। लेकिन ये कदम किसी को भी पसंद नहीं आया। अरब लोगों को लगा कि ये काफ़ी नहीं है, रोक पूरी तरह लगनी चाहिए। और यहूदियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा धोखा था। सोचिए, ठीक वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, जब उन्हें यूरोप से भागने के लिए एक सुरक्षित जगह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी दरवाजे बंद कर दिए गए। और फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हॉलोकॉस्ट की जो भयानक सच्चाई सामने आई, उसने एक यहूदी राज्य की ज़रूरत को एक बहस से निकालकर एक फौरी, एक बेहद ज़रूरी मांग बना दिया। होलोकॉस्ट में करीब 6 लाख यहूदियों को एक सोची समझी साजिश के तहत मार दिया गया। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि बस सोच कर ही
इस नरसंहार ने एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी संकट खड़ा कर दिया और इसने इस बात को और मजबूत कर दिया कि यहूदियों के लिए एक अपनी सुरक्षित जगह होनी ही चाहिए। हैरानी की बात यह है कि जंग खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन ने होलोकास्ट में बचे हुए लोगों को फिलिस्तीन आने से रोका, उनके दरवाजे बंद ही रखे। अब इसके जवाब में जो अंडरग्राउंड यहूदी संगठन थे, उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठा लिए। उनका मकसद था कि किसी भी तरह इन बचे हुए लोगों को फिलिस्तीन लाया जाए। तो अब सिचुएशन ब्रिटेन के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और ये पूरा मामला नए नए बने यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। तो अब पूरी दुनिया के सामने एक ही सवाल था, एक जमीन और उस पर दावा करने वाले दो लोग। इसका हल कैसे निकलेगा? क्या हो सकता है इसका समाधान? यूनाइटेड नेशंस ने एक रास्ता सुझाया, बंटवारा। एक रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन 181, जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव था। एक अरब देश बनेगा और एक यहूदी देश, और जो यरूशलेम शहर है उसे एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया जाएगा, जिस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं होगा। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। यहूदी लीडरशिप ने इस बंटवारे के प्लान को मान लिया। हाँ, वो इससे पूरी तरह खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अरब लीडरशिप ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, बिल्कुल नामंजूर। और इसी हाँ और ना के बीच वहां एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध शुरू हो गया। 14 मई 1948, जैसे ही ब्रिटेन का राज खत्म हुआ, डेविड बेन-गुरियन ने इजराइल को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। और इस ऐलान के बस कुछ ही घंटों के अंदर आसपास के सभी अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। तो जो 1948 की जंग हुई, उसका नतीजा दोनों के लिए एकदम अलग था। एक तरफ इजराइल ने अपनी आज़ादी को बचाया और दुनिया के नक्शे पर एक देश के तौर पर स्थापित हो गया, और दूसरी तरफ करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। वो शरणार्थी बन गए। एक ऐसी घटना जिसे वो आज भी नकबा यानी महाविनाश के नाम से याद करते हैं। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक ही घटना, लेकिन 2 अलग-अलग कहानियां। एक की आज़ादी, दूसरे की तबाही। और 75 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी उस इलाके के आज और आने वाले कल पर गहरा असर डाल रही है। सवाल यही है कि ये इतिहास आज भी इतना जिंदा क्यों है?